नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मोदी के जंगल राज पर कांग्रेस और आरजेडी को रडार पर लिया। वहीं राहुल ने नीतीश पर रोजगार को लेकर निशाना साधा। तेज प्रताप यादव को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। उसके बाद तेज प्रताप का बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे मरवा भी सकते हैं। जहां बयानी जंग शुरू है, वहीं समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियों को अंबार कचरे में मिला और उसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। दूसरे चरण के मतदान से पहले से ही बिहार में जो सियासत शुरू हुई है, उस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता, हमारे जो बिहार स्टेट हेड एस.के. राजीव जी हमारे साथ पूरे इस घटनाक्रम के बारे में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और साथ में हमारा जो संवाददाता है पटना से विवेक रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इसी मुद्दे को लेकर के हम उनसे बात करेंगे और सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार अभियान है वो अब बंद हो चुका है। अब तैयारी चल रही है डोर टू डोर कांटेक्ट करने की। मतदाताओं को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए, उसके लिए जो है हर जो कैंडिडेट है, हर पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना जो है प्रयास करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में 11 तारीख की जो वोटिंग है, वो वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए प्रशासन भी जनता से अपील करते हुए नजर आई है। अब तक आपने देखा होगा कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि हम आपको बता दें, वड़ा प्रधान से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी और बाकी सारे बड़े नेता अब तक जो है बिहार में नजर आ रहे थे। लेकिन अब चुनाव प्रचार थम गया है। जो भी बाहर से आने वाले नेता थे वो अपने अपने जगह पर लौट चुके हैं और अब असली खेल शुरू हो रहा है। वोटर्स को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए, अब बात करेंगे। सबसे पहले हम एस.के. राजीव जी से कि तेज प्रताप को राजीव जी जिस प्रकार से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, क्या उसको जान का खतरा है या फिर यह कोई राजनीतिक संकट उसके सामने खड़ा हो चुका है? और उसके जो बयान आया है उसमें उसने ये कहा है कि विपक्षी लोग मुझे मरवा भी सकते हैं। तो ये जो बयान है उसके क्या मायने आप के हिसाब से होंगे? सबसे पहले तो जय जी, जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और आपको भी। देखिए, दरअसल में जो बिहार की राजनीति है वो इन दिनों लगातार आप कह सकते हैं कि त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर वो घूम रही है। और अगर आप देखेंगे तो बिहार के विषय में यह कहा जाता है कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और पूरी दुनिया को बिहार ने ही लोकतंत्र का संदेश दिया था। वैशाली आज भी उसका गवाह है। तो किस तरीके से लोकतंत्र की रक्षा की जाती है वोटिंग के माध्यम से, ये बिहार की जनता को पता है। और जिस तरह भी आप चर्चा कर रहे थे कि अंतिम पेज का जो चुनाव प्रचार है आज वो थम गया है और 20 जिले की 122 विधानसभा की सीटों पर जो है वो 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे और विधिवत सुरक्षा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था भी की गई है। 1703 कैंडिडेट जो है मैदान में फिलहाल हैं। लेकिन जो आपका एक बड़ा सवाल है तेज प्रताप यादव को लेकर के, देखिए, तेज प्रताप यादव के विषय में कहा जाता है कि वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। तो कुछ दिन पहले, आज से लगभग 3 महीने पहले जो है उनको पार्टी और परिवार से अचानक जो है वो निष्कासित कर दिया गया था। और उसके बाद फिर एक कह सकते हैं कि आप जुबानी जंग तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जो है वो जबरदस्त तरीके से शुरू हुई। मुझे याद है कि आप जब शायद पटना में थे तो बातचीत भी आप किए होंगे दर्शकों, आम लोगों के साथ। तो तेज प्रताप यादव के क्षेत्र में जाकर के तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया था
और उसके बाद तेजस्वी यादव के क्षेत्र में जाकर के तेज प्रताप ने भी चुनाव प्रचार किया। जो अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेज प्रताप के यहाँ जो है वो ट्रायंगुलर फाइट है। वहां पर तेज प्रताप यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी से मुकेश यादव वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और संजय सिंह जो है वो चिराग पासवान की पार्टी रालोसपा जो है उससे वो चुनाव लड़ रही है। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है राजनीतिक दलों का, नेताओं का। लेकिन कल देर शाम होम डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग दिल्ली की तरफ से एक पत्र जारी किया जाता है और उस पत्र में यह कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव की जान को के खतरा को देखते हुए उनको वाई प्लस सिक्योरिटी जो है वह दी जा रही है। देखिए ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि चुनाव आपको याद है कि कुछ दिन पहले जो 6 तारीख को जो चुनाव हुआ था उसके बाद तेजस्वी यादव पर जम करके तेज प्रताप यादव हमलावर हुए थे और जब एयरपोर्ट पर दोनों भाई आमने सामने मिले तो दोनों के बीच भी जो है वो व्यंग के बाण काफी चले थे। अब देखिए 6 तारीख को चूंकि चुनाव हो चुका है, जोर जो है वो गणित का जो जोर घटाव है वो अब हर एक राजनीतिक दलों के द्वारा, विश्लेषकों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसके बीच एक बड़ा गेम आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी की तरफ से खेला गया है क्योंकि तेज प्रताप यादव जो है वो भी जाति से यादव हैं। बिहार में यादव मतदाताओं की संख्या 16% के करीब है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। और देखिए क्या दिलचस्प है कि कल या परसों मैं देख रहा था, मैं अभी पूर्णिया में हूँ सीमांचल के इलाके में, कि राबड़ी देवी जो कि तेज प्रताप यादव की माँ है, तेजस्वी यादव की माँ, जब उनसे एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई तेज प्रताप यादव जीतेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा बेटा है और मैं तो चाहूंगी कि मेरा दोनों बेटा चुनाव जीते, तेज प्रताप भी चुनाव जीते और तेजस्वी यादव भी चुनाव जीते। तो आप देखिए कि एक माँ की जो भावना होती है वो दलों की भावनाओं से ऊपर होती है। यही वजह है कि राबड़ी देवी का ये बयान आया और उसके ठीक थोड़े ही दिन कुछ घंटों के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी होता है। ये आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि बिहार के वोटरों को यह बताया जा सके कि बीजेपी भी यादव की हिमायती है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो फर्स्ट फेज का जो वोट हुआ है उसमें जो जानकारी मिल रही है उसमें यादव और मुस्लिम, अगर इन दोनों आप मतों को जोड़ दें तो लगभग 16% यादव और 17% मुसलमान, यानी कि लगभग 33% जो मतदाता है वो सीधे तौर पर महागठबंधन के साथ हैं। इसके अलावे अगर आप बात करेंगे तो जो ईवीसी जो वोटर्स हैं वो लगातार वोट करते आ रहे हैं नीतीश कुमार को 2005 से। इस बार भी ईवीसी ने नीतीश कुमार को वोट किया है। और ओबीसी मतदाताओं की अगर आप बात करेंगे तो उनके पीछे एक डेविएशन की स्थिति है, एक भटकाव की स्थिति है। तो ओबीसी वोट में जो है वो आरजेडी या फिर महागठबंधन सिंधमारी करने में कामयाब रही है। तो तेज प्रताप यादव को सिक्योरिटी दे करके बीजेपी यह बताना चाहती है कि भाई तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे बेटे को वारिस घोषित किया और वारिस ऐसा घोषित किया कि अपने बड़े भाई को ही तेजस्वी यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और लालू प्रसाद यादव भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में अगर तेज प्रताप यादव की जान को वाकई में खतरा है तो ये बीजेपी जो है वो उनको सुरक्षा दे, ये कहीं कहीं से पूरी तरीके से डिपेंड करता था बीजेपी के ऊपर और बीजेपी ने सुरक्षा देकर के यह बताने की कोशिश की। अब देखिए तेज प्रताप, चूंकि अब चुनाव का आज जो है वो दौर खत्म हो चुका है, 5 बजे आखिरी चरण का जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है और तमाम जो राजनीतिक दल के जो नेता है वो वापस लौट चुके हैं। एक और मैं आपको अपडेट दे दूं कि पटना से लगभग रोज 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ानें भर रही थी। तो अब अंदाजा लगाइए कि प्रचार प्रसार का की क्या स्थिति थी बिहार में। तो तेज प्रताप यादव को हेलीकॉप्टर भी अवेलेबल करवाया गया। कुछ लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है, राजनीतिक दलों की तरफ से, कि भाई बीजेपी ने उनको हेलीकॉप्टर अवेलेबल करवाया क्योंकि तेज प्रताप यादव के पास इतने पैसे नहीं है या फिर वो इतनी बड़ी पार्टी के नेता नहीं है कि उनको वो अपने बलबूते हेलीकॉप्टर ले सकें। वहीं दूसरी तरफ वाई प्लस सिक्योरिटी, और वाई प्लस सिक्योरिटी के समय आपको पता है जय जी कि उसमें 14 जो सुरक्षा कर्मी हैं सीआरपीएफ के, वो उनके साथ रहेंगे, दिन रात रहेंगे, उनके घर पे भी रहेंगे जहां जाएंगे। तो ये बताने की कोशिश, एक यादव समुदाय के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भाई बीजेपी यादव विरोधी नहीं है। और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को उन्होंने न सिर्फ वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी है बल्कि जो परसों जो वोटिंग होगी 11 तारीख को, हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट पड़े उसमें। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके बिल्कुल। मुताबिक आज भी मैं कई लोगों से मैंने बातचीत की थी, तो लोगों का ये कहना था कि भाई बिहार में इस बार महागठबंधन बनाम एनडीए में जो है कांटे की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। अब इसमें अगर तेज प्रताप यादव का एक इशू, हालांकि बीजेपी थोड़ा लेट कर दी, बीजेपी अगर इसी मामले की जैसे वह प्लस सुरक्षा दी, इसको अगर आज से कुछ दिन पहले दी रहती तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका कुछ लाभ मिल सकता था। और तेज प्रताप को अगर अपने पाले में करके बीजेपी अगर
उनको स्टार कैंपेनर बनाती या साथ लेकर चलती, तो तेज प्रताप यादव भी महुआ से चुनाव जीत सकते थे और बीजेपी को इसका लाभ भी मिल सकता था। लेकिन क्योंकि बिहार की राजनीति के विषय में यह कहा जाता है कि बिहार की राजनीति पल पल करवट बदलती है। हो सकता है कि आरजेडी से जीते हुए कई ऐसे विधायक हों आने वाले दिनों में जिनका कि तेज प्रताप यादव के साथ अच्छा संपर्क हो सकता है कि एनडीए जो है वो कंफर्ट मेजोरिटी में नहीं है और ऐसी स्थिति में कुछ विधायकों की आवश्यकता पड़े तो तेज प्रताप यादव को बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है। तो बीजेपी की आपको पता है, आप तो गुजरात से बिलोंग करते हैं जय जी, कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है कि किसी भी कीमत पर अपनी सरकार को जो है वो बनाना है। और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, फोकस करते हुए बीजेपी ने तेज प्रताप यादव को वेपलेस सिक्योरिटी प्रदान की है। जी बिल्कुल। जय जी। ये आपने पूरा जो विवरण बताया राजीव जी, वो बात आपकी बिल्कुल मतलब सटीक बैठती है कि जिस तरह से बीजेपी अपनी जो राजनीतिक जो चाल है वो चलने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं विवेक के साथ बात करना चाहूँगा कि विवेक, जिस प्रकार से वीवीपैट के बारे में हमने बहुत बहुत मतलब अभी हंगामा चल रहा है और चुनाव आयोग की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं, सीसीटीवी सामने आने के बाद में ईवीएम और वीवीपैट पर जनता का भरोसा डगमगा सकता है। तो ये घटना कितनी इम्पैक्ट कर रही है बिहार के चुनाव को और इससे जो मतदारों पर इसका कितना गहरा असर पड़ा है? हालांकि वीवीपैट के जो पर्चे मिले हैं उससे वोटिंग के अंदर कोई अंतर नहीं आया है, ना ही कोई इससे फर्क पड़ा है, लेकिन ऐसे कूड़े में, ऐसे खुले में किसी ने मतलब फेंके हैं, तो ये एक मतलब सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो है कि बात लग रही है। तो क्या मानते हैं, ये कितना गहरा मामला है? अभी बिल्कुल गहरा मामला तो जरूर है। ये बिजली कार्ड अभी समस्तीपुर जिले के मामले में बल्कि अभी नालंदा से भी खबरें आई है कि नालंदा में जहाँ पे ईवीएम रखा हुआ है वहाँ पर जो है 4 घंटे तक जो है सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगाए गए थे। विवेक जी, आपकी आवाज़ जो है बहुत गूंज रही है, आपका शायद साउंड इको हो रहा है। हम आपके पास फिर से लौटेंगे, आप थोड़ा सा अपना साउंड ठीक कर लीजिए। फिर से आपका साउंड ठीक होने के बाद में हम आपसे संपर्क करेंगे और अभी फिर से हम राजीव जी के पास लौटते हैं। राजीव जी, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह की बातें होती रहती है, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके ऊपर वहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश की वहाँ नज़र रहती है, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया कि ये राजनीति का एक एपिसेंटर माना जाता है। अब हमने पिछले दिनों जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जब मैं खुद बिहार में था और हमने देखा कि कई उम्मीदवार जो कि बयान को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहे, कई नेता ने जो बयानबाजी की है उसके ऊपर जो है लोगों का फोकस रहता था, जिसमें बड़े नेता भी शामिल है और कुछ जो है उम्मीदवार भी शामिल है। ये बयान की जो राजनीति है, चाहे वो बीजेपी के नेताओं की हो या कांग्रेस के नेताओं की हो या फिर आरजेडी के नेताओं की हो, जेडीयू के नेता की हो, बयान की राजनीति वहाँ पर बहुत तेज चलती है। लोकल मुद्दों की या बाकी चीज़ों की बात नहीं होती है, पर एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाने वाली जो राजनीति है वो बिहार में ही इतनी इफेक्टिव है या फिर हर जगह पर इसका इफेक्ट रहता है और उस पर मतदारों पर इसका कितना गहरा असर छूटता है? देखिए जय जी, दरअसल में कबीर को आपने भी पढ़ा होगा। कबीर ने लिखा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का ना आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि अंदाजा लगाइए कि लोकतंत्र में के जो मुखिया हैं आज की तारीख में, वो प्रधानमंत्री को माना जाता है, चूंकि वो राष्ट्र प्रमुख होते हैं। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री की जब सभा हुई है तो नरेंद्र मोदी जी ने कई सभाओं में कहा कि भाई ये जो कट्टा वाले लोग हैं, ये लोग आरजेडी वाले, ये लोग कट्टा लेकर घूमते हैं। और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि भाई 1990 से लेकर के अगर आप 2005 के उस दौर को याद कीजिए तो यहाँ पर कट्टा वाली सरकार हुआ करती थी। अभी जाहिर है आप अगर इस तरीके के सवाल उठाएंगे तो जवाब तो विपक्ष देगा ही। तो विपक्ष भी जवाब देने में पीछे नहीं रहा है। आरजेडी की तरफ से ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री को लेकर के जो कहीं से भी उसको आप अनुकूल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, जनता के द्वारा चुन करके वह जाते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री को भी इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कई राजनीतिक दलों के द्वारा की गई है। अमित शाह आए हैं, उनके द्वारा की गई है। बिहार में नीतीश कुमार ने तो आरजेडी की भद्द पिट दी है। लालू यादव ऐसे करता था, राबड़ी देवी ऐसे करता था, इतना घोटाला किया, हम तेजस्वी यादव को, मतलब ये, मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक कहा जाता है कि भाई भाषा जो है वो संयमित होनी चाहिए। और आप अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो आप जनता के जनप्रतिनिधि बनाने के लिए जा रहे हैं अपने कैंडिडेट को। वो कल जीतेंगे तो वो जनप्रतिनिधि बनेंगे। तो आप अगर इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल जनता के बीच में जाकर करते हैं, मैं सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तमाम, आप राहुल गांधी के स्पीच को सुन लीजिए किस तरीके से उन्होंने बयानबाजियां की है। एक मैं खबर कल मैं देख रहा था कि वो एक मॉडल थी वो ब्राजील की, और उसको उसके विषय में कहा गया कि भाई वो उसको वो जो है सो आकर के गलत तरीके से वोट की गई किया है उन्होंने। बाद में पता चला कि वो हरियाणा की लड़की निकली। वोट चोरी की बात जो है वो लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं। आप देखिए कि कल प्रियंका गांधी जो है वो एक सभा को संबोधित कर रही थी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर के जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी की, तो निश्चित तौर पर राजनीति जो है वो अपनी मर्यादाओं की सीमाओं को लांघ रहा है जय जी। और ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। आप गुजरात में भी देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, हर जगह जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा है कि किसी भी तरीके से सत्ता के शीर्ष पर जो है वो बैठा जाए, चाहे इसके लिए आपको किसी की बलि लेनी पड़े या फिर किसी के विषय में आपको गाली गलौज करना पड़े, मां बहन करना पड़े। ये स्थिति हो गई है कि आप देखिए कि मैं देख रहा था कि सहरसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वहां पर गुप्ता जो कैंडिडेट है महागठबंधन के, वो गए हैं और एक व्यक्ति है वहां का, उसके बीच में जो है वो गाली भी दे रहा है, मार भी रहा है। तो ये राजनीति की आप कह सकते हैं कि एक बदसूरत तस्वीर है जो निकल करके सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर जो राजनेता हैं उनको यह सोचने की आवश्यकता है कि आखिर राजनीति का स्तर कितना और ज्यादा गिरेगा, और अगर ये गिरता जाएगा तो फिर जिस हम सुंदर और एक स्वच्छ लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं वो कहीं से भी सुचारू तरीके से सरजमीन पर उतर कर नहीं आएगा। तो लिहाजा जरूरत है कि कम से कम आप अगर सार्वजनिक तौर पर अगर आप बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं जय जी, वो पब्लिक डोमेन के लोग होते हैं, वो पब्लिक फिगर होते हैं। तो कम से कम निश्चित तौर पर संयमित भाषा का इस्तेमाल जो है वह करना चाहिए। हालांकि देखिए हम आप डिबेट कर रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नेताओं को, क्योंकि उनको पता है कि किस भाषा के को बोलने से जो है वो उनको कुर्सी मिलने वाली है। और अभी जो आप बता रहे थे जैसी, तो ये बात बिहार के विषय में वाकई में कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी को भी अगर आपको साधना है तो रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होते हुए ही जाता है, क्योंकि 40 लोकसभा की सीटें बिहार में है, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, तो 120 सीट तो सिर्फ बिहार और यूपी के माध्यम से जाता है। तो बिहार बहुत ही इस मामले में मजबूत है। लोग विधानसभा की देख लीजिए आप, 243 सीटें हैं। अब क्या कुछ होगा ये तो 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बार के इस चुनाव प्रचार में निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक बयान जो वीर हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि लोग बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने शब्दों की तमाम मर्यादा की सीमाओं को लांघ कर रख दिया है। बिल्कुल, जी शब्दों जय की जी। सीमा को लांघ के सारे नेताओं ने अपने बयानबाजी की है, और इसका असर जो है वोटर ऊपर कितना पड़ता है वो अब आने वाले 14 तारीख के रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो राजनीतिक नेता है उनके जो बयानों का जो स्तर है वो काफ़ी अब नीचा आ चुका है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे उनके पास फिर से लौटते हैं, देख लेते हैं उनका जो साउंड प्रॉब्लम आ रहा था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। विवेक, जिस प्रकार से मैंने आपसे सवाल किया था कि वीवीपैट को लेकर के काफ़ी जो है अभी बवाल वहाँ पर चल रहा है, तो इससे कितना फर्क पड़ रहा है मतदारों में, क्यों इतना आक्रोश बढ़ रहा है कि वहाँ की जो लोग हैं वो लगातार इस पर हंगामा किए हुए हैं? बिल्कुल वीवीपैट को लेकर जो है जिस तरीके से संज्ञान समस्तीपुर में आया, उसके बाद जो है मामला अगर मामला इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है। बता दें कि ऐसे एक और मामला जो है नालंदा से है, जहाँ पे जो ईवीएम है, ईवीएम जहाँ रखा हुआ है, जो 6 तारीख को वहाँ पे वोटिंग हुई थी और पहले के में, और ईवीएम जो है एक कोने में रखा हुआ है, नालंदा कॉलेज है वहाँ नालंदा बिहार पुलिस में, वहाँ उनके सारे सात विधानसभा का जो ईवीएम है वहाँ पे रखा हुआ है और डिबेट स्टेट कर दिया है। और जो तमाम जो चीजें, तमाम जो इलेक्शन से जुड़े हुए जो तमाम जो चीजें जो
संस्थाओं में सहयोग किया गया था, तमाम वहाँ पे व्यक्ति थे, लेकिन उनका वहाँ पे 4 घंटे तक जो है किसी के लिए कैमरे बंद रहे। इसके बाद जो वहाँ के लोगों ने काफी अच्छे से लगातार विपक्ष के सवाल उठाए, जी इसको विवेक, लेकर जो ठीक है, है आपकी अभी भी आवाज़ ढंग से नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना जो है आवाज़ सही कर लीजिए और आगे हम आपसे जुड़ते रहेंगे, लाइव लेते रहेंगे। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं एस के राजीव जी, हम उन्हीं से आगे की जो है बात शुरू करते हैं। जिस तरह से राजीव जी बयान की बात हो गई और चुनाव प्रचार जो है बंद हो गया, अब सारे जो बाहर से आए हुए नेता लौट रहे हैं। अब 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले 11 तारीख को वोटिंग होगी और सेकंड फेज की जो वोटिंग है उसके लिए आपका किस प्रकार का आकलन है? 122 बैठकों पर वोटिंग होना है और 1303 उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में है। जो टोटल अगर हम बिहार के वोटर्स की बात करें तो 7 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स जो है इस चुनाव के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और पिछली बार 65% जो है वोट हुआ है और इस बार और ज़्यादा वोटिंग होने की जो है आशा जो है चुनाव आयोग की तरफ से बताई गई है। तो क्या मानते हैं ये 11 तारीख के वोटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह की वोटिंग रहेगी? देखिए जय जी, दरअसल में 20 जिले की 122 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो जो सीमांचल का इलाका है, आप किशनगंज, मैं अभी पूर्णिया में मौजूद हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर किशनगंज है। किशनगंज के बॉर्डर से अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट बॉर्डर का इलाका, किशनगंज, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, इसके बाद फिर मधुबनी, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया, ये तमाम जो इलाके हैं। और अगर आप दक्षिणी बिहार की तरफ जाते हैं तो फिर उस इलाके में गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, इन तमाम जगहों पर जो है वो अरवल, नवादा, बांका, जमुई, भागलपुर, इतने जगहों पर जो है वो चुनाव जो है वो 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और देखिए लोकतंत्र की क्या खूबसूरती है, और मैं चुनाव आयोग को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब ज्ञानेश जी पटना आए हुए थे तो मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में था भी, तो उन्होंने कहा था कि भाई, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में उन्होंने अपील की थी जनता से, और यह कहा था कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो निकल करके घर से बाहर आए और एक सुंदर और एक अच्छी सरकार, एक स्वस्थ सरकार को वो चुने। और मुझे लगता है कि उनकी अपील का असर भी हुआ। और आपको जानकर ये बड़ी प्रसन्नता होगी कि चुनाव आयोग को मैंने विधिवत 2-3 सुझाव दिए थे, उसमें कुछ सुझावों को उन्होंने विधिवत एग्जीक्यूट भी किया था। मैंने कहा था कि कम से कम जो आधार कार्ड जो है उसको एक मैंडेटरी बनाया जाए चुनाव आयोग की तरफ से, कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आधार कार्ड भी अगर आप दिखा दे रहे हैं और अगर आपका वोटर कार्ड में नाम है तो आप वोट गिरा सकते हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी जय जी कि उस चीज को चुनाव आयोग ने विधिवत नोट किया और उसको एग्जीक्यूट भी किया है इस बार। तो जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार मतलब ये बिहार का जो पहला चुनाव है, पहले फेज का जो चुनाव है जो 6 तारीख को हुआ है, उसने इतिहास बनाने का काम किया है। इतिहास में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार में 65-66% वोटिंग वो नहीं हुआ है। आज से संभवतः 45-47 साल पहले कहा जाता है कि ये वोटिंग हुई थी। उसके बाद से जो बिहार में जो वोटिंग ट्रेंड था वो लगातार गिरता जा रहा था। और अब 2020 की बात करेंगे तो ओवरऑल वहां पर 54 या 53% वोट हुई थी। तो अगर आप 65-66% वोट करवा रहे हैं और उसमें महिलाओं की भूमिका जो है वो 70-71% के करीब है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में महिलाएं जो एम्पावर्ड वुमेन की बात नीतीश कुमार करते थे, जीविका दीदी की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं से उसका एग्जीक्यूशन देखने को मिला। और यही वजह है कि बिहार में महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ करके उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया, और यही बिहार का चुनावी परिणाम जो है वो बदलेगा आने वाले दिनों में, आप देखिएगा इसको। दूसरी तो बिल्कुल। बात है कि महिला 11 तारीख को महिला जो, तो देखिए आप बोल अगर रहे हो आप कि 65-66% जो वोटिंग आपकी हो रही है, तो अगर आप 11 तारीख को जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर और ज्यादा मतदाता घर से बाहर निकलेंगे। दूसरा जो सबसे ज्यादा लाभ मिला इस चुनाव में वो ये कि छठ के समय, छठ के तुरंत बाद चुनाव हो रहा है। तो छठ में बिहार का, चूंकि आप जानते हैं कि लोक आस्था का महापर्व है, बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो जितने भी जो प्रवासी जो बिहारी हैं वो तमाम लोग आते हैं छठ में घर। तो जो लोग लौट करके आए, चाहे वो मजदूर हो या फिर जो नौकरी पेशा लोग हों, उन लोगों को यह लगा कि भाई 5 दिन की बात है, चुनाव है, तो फिर क्यों नहीं हम लोग वोट गिरा करके ही जाए। और यही वजह है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि अगर 53-54 2020 में था और 25 में वो 65 हो जा रहा है, हो सकता है कि 11 तारीख को वोट बढ़ करके 70-75% हो जाए।
तो ये निश्चित तौर पर ये आपको केरला में देखने को मिलता होगा, उस तरह वोटिंग परसेंटेज इस तरीके का रहता है। तो बिहार लोकतंत्र की जननी, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, और यहाँ के लोग काफी संवेदनशील हैं। लोगों को ये लगता है कि भाई हम एक ऐसे सरकार को चुनेंगे तो हमारा बिहार जो है, जो एक विकसित विकासशील प्रदेश है, उससे अविकसित प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यही वजह है कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी इस चुनाव में दिखाई है, और मुझे लगता है कि 11 तारीख को जो वोटिंग होगी, उसमें भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगी। बिल्कुल राजीव जी जी, जय जिस जी। प्रकार से आपने बताया कि महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा थी, लेकिन क्या इस बार जो चुनाव जो सेकंड फेज का जो चुनाव होगा, जो वोटिंग होगी, उसके अंदर भी इसी प्रकार की पैटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं? युवाओं का ट्रेंड कैसा रहा है? युवा वोटर्स भी बहुत ज़्यादा, हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो वहाँ पर पता चला कि युवा मतदार भी बहुत एग्रेसिव था, बहुत एक्साइटेड था वोटिंग को लेकर के। तो ये जो पिछला फेज था पहले चरण में, कैसा रहा युवाओं का जो है जोश, और आने वाले जो फेज में चुनाव मतलब जब होंगे तो उस टाइम पर आप भी वहाँ पर पूर्णिया में हैं, आप जैसे बता रहे हैं, जो बॉर्डर एरिया पूरा है, आपकी जो जानकारी के अनुसार आप बताइए कि वहाँ के जो वोटर्स है उसमें युवाओं का युवा वोटर्स के अंदर क्या माहौल दिख रहा है? नहीं देखिए, जय जी, दरअसल में बिहार में इस बार जो है, जो मुझे जानकारी है, जहां तक हो सकता है कि मैं सही भी हूँ या गलत भी हो सकता हूँ, कि इस बार 18 लाख नए जो मतदाता हैं वो इस बार जुड़े हैं इस बार के चुनाव में। और अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो युवाओं का कहना है कि भाई नौकरी जो है वो आज की तारीख में सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पलायन को रोकना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सीमांचल का जो इलाका है, आप इस इलाके में आएंगे तो कोसी एक नदी है, उसको सौरव ऑफ द बिहार कहा जाता है। उससे कोसी नदी के कटाव की वजह से हर एक साल हजारों गांव जो है वो नदी में समा जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, घुसपैठ की यहाँ समस्या है, जो अक्सर प्रधानमंत्री और अमित शाह जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि उसके पहले जो है वो वोटर वाला जो अभियान इन लोगों ने चलाया था, इसको लेकर काफी एसआईआर को लेकर के विरोध भी हुआ था पूरे बिहार में। तो ये है कि भाई चूंकि बांग्लादेश और नेपाल की सीमा बगल में है, तो घुसपैठ का जो है एक बड़ा मुद्दा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लोग वोट करेंगे, लेकिन युवाओं के दिमाग में सिर्फ एक ही है कि जो सरकार उनके लिए सोचेगी, यानी कि तेजस्वी यादव ने यह कहा कि भाई हम नौकरी की बहार ला देंगे, हमारी अगर सरकार बनती है तो हम 20 महीने में 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हालांकि देखिए, बिहार में टोटल वैकेंसी, सरकारी जो सीट है टोटल, वो 27 लाख है, उसमें 7 लाख सिर्फ अभी सीट खाली है, बाकी 20 लाख भरे हुए हैं। इसके अलावे अगर आप नौकरी देंगे 2.5 करोड़ लोगों को, हर एक घर के एक परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, तो आपको इसके लिए कम से कम 12 लाख करोड़ रुपए बजट में लाना पड़ेगा। और बिहार का जो बजट है अभी जय जी, वो 3 लाख करोड़ का है, अभी जो पेश हुआ था इस फाइनेंशियल ईयर में। तो आप 12 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि 27 लाख वैकेंसी को 2.5 करोड़ वैकेंसी में कन्वर्ट करना, तो आप भाई कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में करेंगे। तो ये भी तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद युवाओं के भीतर एक बात का क्रेज है इस बात का कि भाई वो लोग उन्हीं को वोट करेंगे जो सरकार उनको नौकरी देगी। क्योंकि आपको पता है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और आप बिहार घूम करके भी अभी गए हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज भी बिहार में, जबकि पिछले 15 साल 20 साल में नीतीश कुमार ने काफी काम किया, लेकिन इसके बावजूद आज भी बिहार में गरीबी काफी है, शिक्षा का स्तर जो है बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। किशनगंज जो है वो सबसे निचले पायदान पर है, सीमांचल का इलाका है। तो इन तमाम चीजों को जो बेहतर करेगा, युवाओं के दिलो दिमाग में है कि युवा उन्हीं को अपना मतदान देंगे, उन्हीं को अपना वोट करेंगे और उन्हीं को अपनी सरकार चुनेंगे। जी बिल्कुल, जय जी। जिस प्रकार से आपने पूरा विस्तार से विवरण दिया है, युवा वोटर्स भी काफ़ी आस लगाए हुए हैं आने वाले जो सरकार बनेगी उससे। महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला पिछले चरण में भी, और आने वाले जो वोटिंग डे है उसके उस दिन भी महिलाओं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग करेगी, ऐसा आपका अनुमान है। और वोटिंग परसेंटेज सेकंड फेज में फर्स्ट फेज से भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी आपका कहना है। सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, और हमारे साथ जुड़े थे एस के राजीव जी, जो कि हमारे बिहार स्टेट हेड है राष्ट्रीय समाचार के, और पूरी पैनी नज़र रखे हुए हैं बिहार के ऊपर, और तमाम जो सीटें हैं उसका पूरा जो है विवरण वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद एस के राजीव जी आपका, और हम आपसे आगे भी इसी प्रकार धन्यवाद से जय जी। अपडेट लेते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। लगातार हम
11 तारीख को भी हम दर्शकों तक वहाँ की हर एक विधानसभा सीट का अपडेट आपके साथ रहकर पहुँचाते रहेंगे दर्शकों तक। तो जैसा कि आपने आज इस चर्चा के दौरान देखा कि बिहार इलेक्शन को लेकर के कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आई है। इस बार बयानों को लेकर के काफ़ी हंगामा रहा है। साथ ही वहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सरकारी नौकरी और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो एकदम ज़्यादा इस बार के चुनाव के अंदर हावी रहा है। पलायन का मुद्दा हावी रहा है और साथ ही विकास, जो कि अब तक विकास के लिए बिहार आज भी जंखना रखता है, क्योंकि पूरी तरह से प्रदेश को विकसित करने में कोई सरकार को कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि पिछले 20 सालों से नीतीश की सरकार के बाद थोड़ी बहुत जो भी विकास की गति शुरू हुई है वो 20 साल के अंदर देखी जा सकती है। वहाँ पर लोग भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के राज में जो है कि बिहार को विकास की जो है दिशा देखने को मिली है। पहले उसको जंगल राज कहा जाता था। तो ये तमाम बातों को लेकर के पूरा जो है राजनीतिक माहौल अब तक गर्मा रहा था और अब 11 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसका इंतज़ार सबको है और हम आपको 11 तारीख की वोटिंग की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और पूरा जो है बिहार का हर एक सीट का हाल हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। हमें और इसी जानकारी के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।